Hello everyone, welcome to the next lecture for subject business and technology. So far, because I'm following the study hub, so far हम study hub के as per 11 chapters जो हैं वो complete कर चुके हैं। आज हम 12 chapter start करेंगे, सॉरी हम 10 chapters कर चुके हैं, आज हम 11 chapter start करेंगे। और जो है हम इस चैप्टर को भी ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। व्हेन आई वेंट थ्रू द स्टडी हब, सो आई सॉ कि स्टडी हब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ है एज कम्पेयर टू योर बुक। सो मैं इस चैप्टर को आपके स्टडी हब से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमने अभी तक जो है बात की थी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या होती हैं। वो बेसिकली आपको बताती हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में हु रिपोर्ट्स टू हुम का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिए, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ कि एक बिजनेस जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसका पहला जो टाइप है दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको जरूरी है ये समझना कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो बंदा होता है जो अपना आइडिया जो है इन एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है, या आप यूं कह लो कोई भी ऐसा बंदा जो सिंपल अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे, दैट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी जब आप देखते हो ना किसी की प्रोफाइल पे लिखा होता है फाउंडर एंड को फाउंडर, तो दोस आर एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स, ओके, जो बेसिकली अपना एक आइडिया इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स अ रिस्क बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब जब एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो देखिए वो बिल्कुल एक छोटा सा बिजनेस होगा। उस बिजनेस में वही एक बंदा होगा जो अपने अंडर 2 3 4 5 लोगों को एम्प्लॉय कर लेगा, उन लोगों को कमांड देगा, उनके साथ मिलजुल कर काम करेगा। वही ओनर होगा उस बिजनेस का, वही उस बंदे का डायरेक्टर, और वही उस बंदे की मैनेजमेंट भी होगी, राइट। सो याद रखिएगा कि एन एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेम पर्सन। एक बंदा भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या 2 3 बंदे मिलकर भी एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो वो पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योरियल की एग्जांपल हो जाती है। तो याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर या एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस होता है उसमें एक बंदा जो है या साथ 1 2 बंदे जो है मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वही उस बिजनेस के ओनर्स होते हैं, वही उस बिजनेस की मैनेजमेंट भी होती है। वो अपने अंडर कुछ फ्यू लोगों को हायर कर लेंगे जिनसे वो रिस्पेक्टिव काम लेंगे। क्योंकि वो बिजनेस के ओनर्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है, तो वो बिजनेस को जो है बिजनेस में बहुत क्लोजली बिजनेस को मॉनिटर करेंगे। अपने जो एम्प्लॉयज होंगे उनके साथ मिलजुल कर जो है वो काम करेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, बिल्कुल बहुत इजीली वो अपने एम्प्लॉयज से बातचीत करेंगे, जो भी इशू होगा उनके एम्प्लॉयज डायरेक्ट उनको बताएंगे, और वो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर उस इशू को सॉल्व करेंगे। ठीक है। लो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि ऑब्वियसली एक स्टार्टअप बिजनेस होगा, हर चीज बेसिक से स्टार्ट की जाएगी, तो बहुत ही एक्सपर्ट लेवल आपको जो है ना इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। एंड ओनर इन्वॉल्वमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ओनर होगा, जो बंदा स्टार्ट करेगा ये बिजनेस, वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो देखें, एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक ही बंदा है, वही छोटे लोगों को, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है उनको हायर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट 2 3 एम्प्लॉयज होंगे, एक या 2 ओनर्स होंगे, मिलजुल के वो काम कर रहे होंगे, लंच ब्रेक्स भी साथ कर रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, बिल्कुल एक फैमिली जो है प्रोफेशनल फैमिली टाइप जो है ना वर्क एनवायरनमेंट उनका डेवलप हो जाएगा। ओनर बहुत क्लोजली इन्वॉल्व होता है, और वही सब कुछ बता रहा होता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी चाहिए या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। लो स्पेशलाइजेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या होगा, इसमें आपकी कोई भी, बिकॉज छोटा सा बिजनेस है, राइट, हर चीज बहुत सिंप्लीफाइड होगी, कोई इतना कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, एक्सपर्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, बिल्कुल हर चीज माइनर से, छोटे लेवल से स्टार्ट की जाएगी। तो दिस इज द वेरी बेसिक एंड वेरी इजी फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस जिसको हम कहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और डिसेंट बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो होता है। देन इसके बाद जो सेकेंड बिजनेस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है।
फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस की तरफ जो है वो आ जाता है। जब एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस जो है कुछ टाइम बाद ग्रो करेगा, तो वो बिजनेस कन्वर्ट कर दिया जाएगा फंक्शनल बिजनेस स्ट्रक्चर में। अब इसमें क्या होगा, इसमें उस बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे। इसको डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। एक बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे या डिफरेंट फंक्शंस को अलेबोरेट कर दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि वो बिजनेस, उस बिजनेस में एचआर फंक्शन को अलग कर दिया, फाइनेंस फंक्शन को अलग कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, सेल्स को अलग कर दिया, मार्केटिंग को अलग कर दिया। तो हर फंक्शन जो है वो अपने फंक्शन को देख रहा होगा। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उसमें एक फाइनेंस मैनेजर होगा, एक अकाउंटेंट होगा और एक बुक कीपर होगा। तीनों मिलकर काम करेंगे और तीनों अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में एक सेल्स मैनेजर होगा, सेल्स असिस्टेंट होगा और सेल्समैन होगा। राइट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो तीन लोग मिलके काम कर रहे होंगे और वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस डिवाइड कर देते हो, या आप यूं कह लो कि इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर लेते हो। हर डिपार्टमेंट सेपरेटली वर्क कर रहा होता है, उसका कोई इतना बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होता बाकी तमाम डिपार्टमेंट से। अब इसमें देखो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब एक डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, एक डिपार्टमेंट में देखो आपका फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस असिस्टेंट है, अकाउंटेंट एंड बुक कीपर है। चारों लोग एक ही फील्ड से रिलेट कर रहे हैं। मिलजुल के जब काम करेंगे तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। और इसके अलावा जब आप मिलजुल के काम करते हो तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किया जा सकता है। क्लियर अथॉरिटी होगी, द बुक कीपर विल नो कि आई एम यू नो आई विल बी कंट्रोल्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर। एक बिल्कुल डायरेक्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजर को पता होगा कि भाई इस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी होने वाला है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूंगा। तो एक क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होती है कि अगर कल को फाइनेंस मैनेजर जो है वो wasn't compatible, wasn't competent to control the cost of the और डिपार्टमेंट, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। राइट। स्पेशलिस्ट, ऑब्वियसली आप जब एक डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी दे दोगे, एक डिपार्टमेंट को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, तो आपको फिर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स स्पेशलिस्ट ही जो है वो हैंडल करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन जो मैनेजर है या प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट है वो ही हैंडल कर पाएगा। ठीक है। एंड आउटपुट कैपेसिटी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्योंकि अब आपका बिजनेस ग्रो कर चुका है, आपने डिफरेंट फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है, तो आपका जो आउटपुट फॉर्मेशन जो लेवल होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप से ज्यादा हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस में वर्किंग इन साइलोस। साइलोस बेसिकली आपको पता है होते हैं पुराने जमाने में लोग जब गंदम वगैरह या जो है ना वो अपनी फील्ड्स वगैरह जैसे जब वो उनका जो है प्रोडक्ट आटा आता होता था, तो वो क्या करते थे, वो ना बड़े बड़े साइलोस बना लेते थे, बड़े बड़े ना पिलर्स टाइप के शेप की चीजें बना लेते थे और वो हॉलो होती थी, अंदर से खाली होती थी। उनमें वो अपने तमाम दाने वगैरह जो है ना गंदम के एंड वो कॉर्न वगैरह सब कुछ ना सेव कर लेते होते थे। तो वो डिफरेंट साइलोस बनाते होते थे कि चलो अगर एक साइलो खराब भी हो जाए तो बाकी तमाम साइलोस अवेलेबल होते थे। तो वर्किंग इन साइलोस का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट पर फोकस्ड होगा। उसका इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं होगा कि यार बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो है वो क्या कर रहे हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे जो है वो होगी कि देखो जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर बिजनेस में ले आओगे, तो इन फिर क्या होगा, फिर हर मैनेजर जो है ना वो एक उसको एक ईज इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि भाई मैंने तो अपने डिपार्टमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होना, और वो उस तरीके के इन्वायरमेंट को पसंद करेगा। लेकिन जब इन फ्यूचर आप इस डिपार्टमेंट को या इस स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहोगे, तो फिर वो इट इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अब जब आप एक बंदा अपने इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होता है, तो जब आप उसको उस एनवायरमेंट से निकालते हो तो वो फिर जो है वो कंफर्ट लेवल उसका कॉम्प्रोमाइज होता है यहाँ पर। ठीक है। तो उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं, ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से इतना
रिलेट करेंगे, ऑब्वियसली बिजनेस है, रिलेट करेंगे, लेकिन एक बहुत हाई लेवल ऑफ रिलेशन जो है ना वो इसमें नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फंक्शन स्ट्रक्चर में जो मेजर चीज आपने याद रखनी है कि फंक्शन स्ट्रक्चर में या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में जो बिजनेस है वो इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस जो है वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, थोड़ा बहुत आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का आइडिया हो सकता है एमसीक्यू ऐसे आ जाए, वो आपको एक सिनेरियो दे दे, पूछेगा बताओ कि ये जो कंपनी है ये कौन से किस टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर पे वर्क करिए, आइदर इट्स एंटरप्रेन्योरशिप और आइदर इट्स फंक्शन बजट, फंक्शन स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का भी आपको कंसिडर जो है वो एमसीक्यूज में करना पड़ सकता है। देन द नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज मे हैव टू डिफरेंट मैनेजर्स। अब एम्प्लॉय के दो मैनेजर्स होंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, थ्योरी जो है इससे आपको समझने में मुश्किल होगा, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये देखें, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमारे पास जो है वो डिविजन्स बने हुए हैं, ये मल्टीनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अमेरिकन डिवीजन है, यूरोप डिवीजन है, मिडिल ईस्ट डिवीजन है, ऑस्ट्रल Okay, sorry guys, I just had a small internet disruption, so we are back. Okay, so let me continue with this. So देखिए मैं आपको ये समझा रहा था कि मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होगा। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ना ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी डिफरेंट डिविजन्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, अब हर डिवीजन में इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, फाइनेंस भी होगा। जैसे कि देखो अमेरिकन डिवीजन जो है उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, फाइनेंस भी होंगे। यूरोप डिवीजन जो है उसमें भी ये चारों होंगे। ऑस्ट्रल एशिया डिवीजन जो है उसमें भी ये चारों होंगे। ठीक है, अब इन चारों डिविजन्स में, या फॉर एग्जांपल मैं आपको यूं समझाता हूं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर जो होगा वो हेड ऑफ अमेरिकन डिवीजन को भी रिपोर्ट कर रहा होगा और हेड ऑफ प्रोडक्शन को भी रिपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा वो अपने मार्केटिंग हेड को भी रिपोर्ट करेगा और अपने अमेरिकन डिवीजन के हेड को भी रिपोर्ट करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही आप एग्जाम्पल ले लें जैसे एसीसीए ने जो है, एसीसीए भी मैट्रिक्स टाइप के स्ट्रक्चर पे फॉलो जो है वो फॉलो होता है। ओके, देयर वाज अ स्मॉल इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, अपॉलजीज that. सो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि मैं एसीसी की एग्जांपल दे रहा था कि देखें एसीसीए पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो एसीसीए पाकिस्तान का एक हेड है। ठीक है, एसीसीए पाकिस्तान डिवाइड हुआ हुआ है एसीसीए नॉर्थ, एसीसीए नॉर्थ एंड एसीसीए साउथ में। अब जो एसीसीए नॉर्थ में जो बिजनेस मैनेजर होगा या एसीसीए साउथ का जो बिजनेस मैनेजर मैनेजर होगा वो एसीसीए नॉर्थ के हेड को भी रिपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के हेड को भी रिपोर्ट कर रहा होगा। राइट, फॉर इसी तरीके से अगर हम एक वाइडर लेवल पे ले लें, जो एसीसीए एशिया का जो हेड होगा वो एसीसीए ग्लोबल को भी रिपोर्ट करेगा, और सॉरी जो एसीसीए पाकिस्तान का जो हेड होगा वो एसीसीए एशिया को भी रिपोर्ट करेगा, एसीसीए ग्लोबल को भी रिपोर्ट कर रहा होगा। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके दो मैनेजर्स होते हैं और ये दोनों मैनेजर्स इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब एसीसीए पाकिस्तान का जो हेड है, एसीसीए इंडिया का जो हेड है, एसीसीए टर्की का जो हेड होगा, वो तीनों हेड्स रिपोर्ट कर रहे होंगे एसीसीए एशिया को और एज वेल एज एसीसीए ग्लोबल के हेड को भी रिपोर्ट कर रहे होंगे। एसीसीए एशिया को वो रिपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एशिया या इन टर्म्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट्स पे, और एसीसीए ग्लोबल को इन टर्म्स ऑफ पूरा कॉन्टिनेंट के उस पे कर रहे होंगे। राइट, सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में और इम्प्लीमेंट करने में, बट इसमें आप याद रखिएगा कि ये उतना ही फायदेमंद है। आप की डबल जो है ना वो रिपोर्टिंग बर्डन आ जाता है आप पे, जो कि इसका एडवांटेज है, पर एडवांटेज इसका ये होता है कि आप जब दो लोगों को रिपोर्ट करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मल्टीपल रिपोर्टिंग चैनल्स में देखें, इंडिविजुअल्स में नीड टू मैनेज टू रिपोर्टिंग लाइंस एंड वर्क इन टू ओवरलैपिंग टीम्स। हो सकता है, एंड इट होता भी है ऑब्वियसली इसमें, कि आपका जो लेबर होगा वो दो लोगों को एट अ टाइम रिपोर्ट कर रहा होगा, आपके लाइन मैनेजर को एंड आपके हेड मैनेजर को।
ठीक है, जिस तरह आप एसीसीए के जो वर्कर्स हैं वो एसीसीए पाकिस्तान को भी रिपोर्ट कर रहे होंगे और एसीसीए एशिया का जो हेड है उसको भी रिपोर्ट कर रहे होंगे। राइट, तो इसमें हो सकता है कि उनके ऊपर जो वर्क बर्डन है वो आपका इंक्रीज कर जाए। जब वर्क बर्डन इंक्रीज करेगा तो फिर ऑब्वियसली वो जो मोटिवेशन होती है वो लूज हो सकती है। एंड इसके अलावा जो काम है वो ओवरलैप कर सकते हैं। आपके जो वर्क होते हैं ना, टीम वर्क्स जो होते हैं या जो आपके टास्क उनको गिवन होते हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं। शॉर्टर कम्युनिकेशन चैनल, जब आप दो लोगों को रिपोर्ट करोगे तो फिर आप इजीली अप्रोच कर सकते हो किसी भी बंदे को या किसी भी हेड को, तो आपके कम्युनिकेशन चैनल्स शॉर्ट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, दोनों लोगों के साथ आप, दोनों हेड्स के साथ आप कनेक्टेड रहते हो, तो कोऑर्डिनेशन उस लिहाज से आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देन लेट्स प्रोसीड अहेड। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर को ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या ज्योग्राफिकल डिवीजन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस भी कहते हैं। इसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, आप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या आप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिविजन्स जो है कंपनी को डिवाइड कर सकते हो। जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एसीसी पाकिस्तान की, तो एसीसी पाकिस्तान डिवाइड हुआ हुआ है एसीसी नॉर्थ एंड एसीसी साउथ में। दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो वो क्या करेगी, वो अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड कर देगी। अब प्रोडक्ट ए का अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपना प्रोडक्शन, अपना मार्केटिंग, अपना सेल्स डिपार्टमेंट होगा। प्रोडक्ट बी के अपने चारों डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोडक्ट सी के अपने चारों डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिवाइड कर सकते हो सकता है एक बिजनेस जो है वो क्लोथिंग ब्रांड है और वो अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ, सॉरी एज टाइप ऑफ कस्टमर जो है वो कर रहा है कि ये मैं जो हूँ ना तीन डिविजन्स बना लेता हूँ। पहले डिवीजन में मैं बच्चों के कपड़ों पे फोकस करूंगा, दूसरे डिवीजन पे मैं यंग मेल्स के जो टीनेज होते हैं उन पे फोकस करूंगा, और तीसरे डिवीजन में मैं जो फीमेल के कपड़े हैं उन पे जो है वो फोकस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब बिजनेस अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करता है कि हर डिवीजन एक स्पेसिफिक चीज पर फोकस करता है और वो एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कर रहा होता है, इट्स हर डिवीजन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है, तो दैट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है अगर हम इसमें फर्दर मूव करें, देखिए ज्योग्राफिकल रीजन में ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी होगा, प्रोडक्ट ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा, एंड कस्टमर टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर टाइप हो जाएगा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिमिलर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ईच बिजनेस पार्ट जो है वो हम सेपरेटली मॉनिटर कर सकते हैं। एंड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन, स्ट्रेटेजिक पर्पस जो है हमें ये पता होगा कि अच्छा हमारा कौन सा प्रोडक्ट जो है, अगर प्रोडक्ट बेसिस पे डिवीजन है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ज्योग्राफिकल बेसिस पे अगर डिवीजन है तो हमें ये पता होगा अच्छा कि हमारा कौन सा जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्पेशली रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स ना ऑब्वियसली डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद होते हैं, तो फिर हर लोकेशन पे जो उनकी ब्रांच होती है उसको उसकी परफॉर्मेंस को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखा जाता है अच्छा कि हमारी फलां ब्रांच जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या फलां ब्रांच अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। डिसएडवांटेजेस में देखो कि जब आप इस तरह की अटोनमी, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजन्स को दे देते हो, तो डिफरेंट डिवीजन, अगेन वही फंक्शंस की मैं बात करूंगा, तो डिफरेंट डिवीजन्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर तीन प्रोडक्ट्स हैं या चलो तीन रेस्टोरेंट्स आपकी और तीन रेस्टोरेंट आपकी ब्रांचेस हैं, तो तीन रेस्टोरेंट्स के अलग से मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे, अलग से रेस्टोरेंट सॉरी अलग से आपको शेफ हायर करने पड़ेंगे, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट तमाम लोगों को या कंपनी के तमाम हिस्सों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस की तीन ब्रांचेस है आपकी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में। लेकिन तीनों ब्रांचेस का जो एचआर है ना वो एक है। ठीक है, तो दिस इज शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका हो सकता है कि आपका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में ही हो, तो इस्लामाबाद का जो एचआर होगा वो इस्लामाबाद की ब्रांच को भी सैलरीज पे करेगा, लाहौर की भी और कराची की भी।
राइट। सो शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट रख लो जो तमाम ब्रांचेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोडक्ट मेकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कस्टमर टाइप, आप उनको सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आईटी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स जो है आपके इंक्लूड होते हैं। आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ व्हाट इज बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस? सो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एक स्पेसिफिक बाउंड्री में कन्फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इतनी फैली भी होती हैं कि इनको एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में कन्फाइन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। There are three types of boundaryless organization: virtual, hollow and modular. आपको सिंपल इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपके कोर्स में इसका कोई भी स्कोप नहीं है। हॉलो ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने मैक्सिमम फंक्शंस को आउटसोर्स कर देती हैं। इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि जो नाइकी है, इट्स वन ऑफ द बिग स्पोर्ट्स कंपनी, नाइकी जो है वो अब हॉलो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है। नाइकी सिर्फ इन हाउस प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। नाइकी के जो डिजाइनर्स होते हैं वो सिर्फ इन हाउस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। उसका मटेरियल बाहर से आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती है, उसकी मार्केटिंग बाहर से होती है, उसकी सेल्स बाहर से होती हैं। ठीक है। तो जो नाइकी है इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हॉलो ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सिर्फ डिजाइनिंग वो खुद अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। कहाँ से मटेरियल खरीदना है, वो बाहर से आप कहीं खरीदोगे, किसी और कंट्री से खरीद रहे हो, ठीक है। या मटेरियल खरीदने का जो काम है, जो उसका परचेज डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है किसी दूसरी कंपनी को। बनाना कहाँ पर है? तो आपको पता है कि नाइकी जो है अपने जूते जो है वो लो लेबर कम कंट्रीज में बनाता है। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो है उसके जूते वगैरह जो है वो बन के जाते हैं। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने इन कंट्रीज को अपनी आउटसोर्सिंग की हुई, अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो जो हॉलो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो एक खोखली ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका सिर्फ एक या दो छोटे मोटे काम वो घर पे कर रहे होते हैं, बाकी तमाम काम जो है वो बाहर से ले रहे होते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसका एक छोटा सा हेड ऑफिस होता है, बस उसके उसके सिंपल डिसीजन मेकिंग के लिए, बाकी हर काम वो बाहर से करवाते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान में जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है दैट इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, छोटा सा उसका ऑफिस होता होगा, रीजनल ऑफिस, जो सिर्फ उसके एचआर वगैरह फंक्शन या छोटा मोटा फंक्शन उसका देख रहा होता है। बाकी उसकी टीचिंग, उसके कोर्स, सब कुछ उसका आउटसोर्स हुआ हुआ होता है। ठीक है। तो हॉलो ऑर्गेनाइजेशन में एक का दो फंक्शंस वो घर पे कर रहे होते हैं, बाकी तमाम आउटसोर्स्ड होते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ आउटसोर्स्ड होता है। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे पार्ट्स आउटसोर्स होते हैं। जैसे टोयोटा की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अच्छा, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल ले लो, ईबे की एग्जांपल ले लो। जो ईबे है वो आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में टोयोटा जो है वो मॉड्यूलर की एग्जांपल है। टोयोटा अपने इंजन खुद नहीं बनाती, वो आउटसोर्स करती होती है, वो दूसरी कंपनी से लेती होती है। ठीक है। इसी तरीके से जो एप्पल है वो अपनी एप्पल की जो मोबाइल की फ्रेम्स होती हैं वो आउटसोर्स होती हैं, वो दूसरी कंपनीज बना के देती हैं। एप्पल का जो ग्लास है वो दूसरी कंपनी से आता होता है। एचपी और डेल के जो लैपटॉप्स बनते हैं, इनकी जो स्क्रीन है वो बाहर से आ रही होती हैं, दूसरी कंपनीज इनको प्रोवाइड करती होती हैं, राइट। तो मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बाहर से आउटसोर्स करवा लेती हैं, बाकी मैक्सिमम काम वो घर पे ही कर रही होती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक बिल्डिंग में कन्फाइंड करना जिनको मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स, अपने फंक्शंस को आउटसोर्स किया होता है। अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने 95% ऑफ डिपार्टमेंट्स को आउटसोर्स किया, दैट्स हॉलो ऑर्गेनाइजेशन। 99 to 100% आउटसोर्स्ड है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। 5, 10, 15% आउटसोर्स्ड है मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज क्यों आउटसोर्स करती हैं? तो कंपनी आउटसोर्स करती हैं क्योंकि उनके पास उस चीज को बनाने की सलाहियत नहीं होती या एक्सपर्टीज नहीं होती, ड्यू टू आईटी इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू कम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि चीप लेबर हासिल करने के लिए कंपनीज जो है वो आउटसोर्स कर रही हैं। हो सकता है कि बेटर फैसिलिटीज, बेटर एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए कंपनी आउटसोर्स करती है। ठीक है। इसमें आपने याद क्या रखना है कि बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कितनी टाइप ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको इसमें
कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस लेक्चर में जो है आपने याद ये रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर या इसको डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफिकल डिविजनल स्ट्रक्चर या सिंपल डिविजनल स्ट्रक्चर। चार चीजें ये याद रख लेनी है आपने। एंड पांचवी चीज आपने याद रखनी है, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। तीन टाइप्स ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, हॉलो ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल एंड मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हॉलो ऑर्गेनाइजेशन जो मैक्सिमम आउटसोर्स कर देगी अपने फंक्शंस को, वर्चुअल ऑर्गेनाइज सॉरी एक आध अपने पास रखेगी, बाकी तमाम आउटसोर्स कर देगी। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो 99% आउटसोर्स्ड होती है। एंड मॉड्यूलर जो छोटे मोटे अपने स्पेसिफिक पार्ट्स को आउटसोर्स कर देती है क्योंकि उसके पास उसको करने की एक्सपर्टीज नहीं होती। एक आखिरी बात याद रखिएगा मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में कि मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के हिस्सों को आउटसोर्स करेगी, बाकी हिस्सों को आउटसोर्स नहीं करेगी। अपने प्रोडक्शन, अभी लेट्स से मैं आपको टोयोटा की एग्जांपल दे रहा था, गाड़ी को बनाने के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। लेट्स से गाड़ी को बनाने के 20 डिफरेंट प्रोसेसेस है, उसमें से 3 to 4 प्रोसेसेस टोयोटा बाहर से ऑब्टेन कर लेगी, बाकी 14-15 जो है वो घर में बना लेगी। दिस इज मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन please feel free to ask me over the Instagram or on the YouTube comment section. If you guys want to recommend me something, do let me know. I'm open to criticism and recommendation. Okay, so if you guys are enjoying the lectures, do make sure to subscribe the channel, to like the videos, and to share it with those that might be benefited from this. Thank you so much. Take care and have a good day. Bye.